हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इकोसिस्टम की बात करेंगे, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, चाहे जिस नाम से भी आप कह लें, तो इसकी बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा इकोलॉजी की, हमने बात की कि अलग अलग तरह के जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, जंतुएं हैं, उनका हम अध्ययन कैसे करते हैं और उनके अध्ययन क्या क्या कहलाते हैं। तो आज हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, इस पूरे के पूरे वातावरण की बात हम करेंगे। आज पारिस्थितिकी तंत्र की आज हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। तो किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय का वातावरण से तथा अन्य जैविक समुदाय से परस्पर संबंध होता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि कहीं ना कहीं जो है वो किसी जीव का वातावरण के साथ या उसके दूसरे जीवों के साथ परस्पर संबंध जो है वो होता है, परस्पर संबंध स्थापित रहता है। इसी पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी ये जो परस्पर संबंध है समुदाय का वातावरण तथा अन्य जैविक समुदाय से, इसे ही हम पारिस्थितिकी तंत्र की संज्ञा देते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो आर्थर टैंसले ने किया था, जो कि अंग्रेज बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने 1935 ईस्वी में जो है इस शब्द का प्रयोग किया। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले जो है वो आर्थर टैंसले ने किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो प्रकार होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। और पहला प्रकार है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल पारिस्थितिकी तंत्र में वन, मरुस्थल, तालाब, टुंड्रा प्रदेश, ये सारे के सारे जो हैं वो प्राकृतिक में आ जाएंगे, और कृत्रिम में बगीचा, फसल, पार्क इत्यादि जो मनुष्य के द्वारा जो लगाया जाता है, जो तंत्र, जो भी पेड़ पौधे हैं, आसपास के फसल हैं, बगीचे हैं, पार्क बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके आर्टिफिशियल कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में आएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक होते हैं, जैविक घटक तथा अजैविक घटक। इसके दो मुख्य घटक हैं। उसमें भी हमने ये चीज़ें देखी थी, जैविक और अजैविक की हमने बात की थी। बायोटिक की अगर हम बात करें, जैविक की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है वो पादप और जंतुओं को मिलाकर जैविक घटक बनते हैं। यानी जो भी पेड़ पौधे हैं और जंतु हैं उनको मिलाकर जो है वो जैविक घटक बनते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को पुनः कुछ वर्गों में विभाजित किया जाता है, और वो इस प्रकार है कि सबसे पहला जो है वो उत्पादक है, जिसे हम प्रोड्यूसर की संज्ञा देते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। और उत्पादक में जो है वो अत्यंत मुख्य रूप से पेड़ पौधे ही आते हैं, और जो भोजन साधारण अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में तैयार करते हैं। यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य उत्पादक वर्ग जो हैं ये पेड़ पौधे होते हैं। अब हरे पौधे जो है वो क्लोरोप्लास्ट की, आप सभी ये चीज़ जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थ, जल एवं जो कार्बन है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अकार्बनिक पदार्थ हैं, और उसके द्वारा अधिक ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। इसी कारण जो है वो पेड़ पौधों को ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। एक प्रश्न ये भी उठता है कि हरे पेड़ पौधे को क्या कहा जाता है, तो इट इज़ अ ऑटोट्रॉप्स, जिसे हम स्वपोषित वर्ग में रखा जाता है, जिसे यानी ये खुद से पोषण करते हैं, किसी पे दूसरे के पोषण पर ये निर्भर नहीं करते हैं, स्वपोषित ये होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि उपभोक्ता की, जो कि कंज्यूमर्स कहलाते हैं। वो पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक में जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं, जो जीव खुद से भोजन नहीं बना सकते हैं, वो उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। यानी वो किसी के दूसरे के द्वारा या दूसरे पे आश्रित होते हैं, उस पर जिंदा होते हैं, और वो उपभोक्ता कहते हैं, जिनमें कि उपभोक्ताओं को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें कि पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, और जिसमें कि शाकाहारी जंतुओं को प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत रखा गया है। जो भी शाकाहारी जंतु हैं उन्हें
प्रथम उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये जीवधारी अपने भोजन के लिए केवल पौधों पर आश्रित होते हैं। जो कि प्रथम उपभोक्ता में है, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स के तौर पर जिनको हम रखते हैं, वो रहते हैं जैसे गाय है, बकरी है, हिरन है, और भी जो भी जीव जंतु हैं जो कि शाकाहारी होते हैं, वो जंतु जो है उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। जो कि पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, जो कि पूर्ण तरह से पेड़ पौधे पर वो आश्रित होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में हम रख सकते हैं जो कि ओमनीवोरस और कार्निवोरस दोनों को हम रख सकते हैं, और यह जो है वो भोजन पौधे एवं प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर से वहाँ से भी ये भोजन लेते हैं और पौधों से भी भोजन लेते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो सिर्फ पौधों से भोजन लेते थे, और ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं ये पौधे से तो भोजन लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर को भी अपना आहार बनाते हैं। तो इसमें जो है मानव जो है वो एक सर्वाहारी प्राणी है, क्योंकि अपना भोजन जो है वो पौधों से तो लेता ही है। हम और आप अपना भोजन तो हम पौधों से लेते ही हैं, साथ ही साथ जो है वो द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता से भी हम जो है वो भोजन हम लेते रहते हैं। अब हम जो ऊपर में हमने कहा कि इस श्रेणी के उपभोक्ता को मांसाहारी या सर्वाहारी भी कहते हैं, ओमनीवोरस भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मानव जो है एक सर्वाहारी प्राणी है, हर चीज़ जो है वो लेता है, हर आहार जो है वो मानव जो है वो ले लेता है, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, वो लेता रहता है, और पेड़ पौधे से भी जो है वो चीज़ें जो है वो लेता रहता है। और भोजन के साथ साथ जो है ये अन्य उपभोक्ताओं से भी जो है अपना भोजन ये प्राप्त करता है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए देखिए, बड़ा ही सरल उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि कीटों को खाने वाला जो मेढक होता है सेकेंडरी है। यानी कीट जो है वो क्या खाया, पत्ते खाए, पत्तों को जो है वो उसका आहार बनाते हैं, लेकिन उसे कौन खाया, मेढक खाया। चूहों को खाने वाली बिल्ली, चूहा जो है वो प्राइमरी सोर्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन सेकेंडरी सोर्स के तौर पर जो चूहा है उसको ये कौन खा गया, बिल्ली खा गई। इसके साथ साथ हिरन को खाने वाले भेड़िया, इस तरह के जितने भी हैं, ये जो मांसाहारी की बात कर रहे हैं और ये जो सर्वाहारी की बात कर रहे हैं, ये सभी जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेरिटरी कंज्यूमर्स की, यानी तृतीयक उपभोक्ता की। तृतीयक उपभोक्ता में पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो है वो आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से जो प्राप्त करते हैं उसे हम तृतीयक श्रेणी में रखते हैं, तृतीयक उपभोक्ता के श्रेणी में रखते हैं। जैसे मेढक वहाँ क्या खा रहा था, कीट खा रहा था। अब मेढक को यहाँ कौन खा रहा है, सांप खा रहा है ना। उसके बाद मछली को मछली पहले का क्या खाता था, वहाँ पर जो है वो पत्ते या फिर वहाँ जो गंदगी होती है उसे कीटों को मछलियाँ खा जाती है। छोटे छोटे जो पानी में रहने वाले जो कीट होते हैं, जंतु होते हैं, उन्हें मछलियाँ खा जाती है। लेकिन मछलियों का आहार कौन बना लेता है, मछली ही बना लेती है। मगरमच्छ बना लेती है आहार, बड़ी बड़ी मछलियों को जो है वो खा जाती है, और अन्य बड़े बड़े जो समुद्री या जलीय जीव जंतु होते हैं वो खा जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो तृतीयक उपभोक्ता में जो है, टेरिटरी कंज्यूमर्स में जो है ये इनमें वैसे जंतुओं को रखा जाता है जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को अपना आहार बनाते हैं। दोनों जो है प्राथमिक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता जो है, द्वितीयक उपभोक्ता, ये दोनों उपभोक्ता से जो प्राप्त करते हैं। अब तृतीयक श्रेणी में उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी होते हैं, ठीक है, शीर्ष मांसाहारी, टॉप कार्निवोरस की ये बात कही जा रही है यहाँ पे, जिन्हें एक दूसरे जंतु मारकर नहीं खाते हैं। जैसे शेर, ये भी जो है वो टॉप कार्निवोरस में आते हैं, तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। तृतीय उपभोक्ता में टॉप
कार्निवोरस हैं, जो कि एकदम सिर्फ मांसाहारी के हैं। शेर को मारकर कौन खाता है? कोई नहीं खाता है। बाघ को, बाज को, चीता को, सांप को, हालांकि कोई सांप को खाने वाले हैं, बहुत सारे आदिवासी संप्रदाय के हैं जो सांप को भी खाते हैं, तो वो सिर्फ वो मनुष्य की प्रजाति में आ जाते हैं। लेकिन जब हम टेटरी कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो इसमें जो है वो टॉप कार्निवोरस की बात की जाती है। अब बात हम करते हैं अपघटक की, यानी चौथा जो है वो डिकम्पोजर्स है, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चौथा जो है वो डिकम्पोजर्स है। प्राथमिक तंत्र में अपघटक वे जैविक घटक हैं जो अपना जीवन निर्वाह अधिकांशतः उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं, यानी जो डिकम्पोज होता रहता है उससे ये प्राप्त करते हैं, और उस डिकम्पोजर से ही जो है वो अपना जो है वो भरण पोषण करते हैं। इसी कारण जो है वो अपघटक को मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। यहाँ पर सैप्रोफाइट्स का एक शब्द है, ये समझिएगा कि ये डिकम्पोजर्स को सैप्रोफाइट्स जो है वो कहा जाता है। और अपघटक वर्ग के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वे जो हैं वो डिकम्पोजर के अंतर्गत जो है वो आते हैं। जैसे जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, ये सूक्ष्म जीव जो है वो उत्पादक पौधों तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिक से बने शरीर को साधारण यौगिक में अपघटित कर देते हैं। ये साधारण यौगिक पुनः उत्पादक द्वारा उपयोग किया जाता है और इस प्रकार अपघटक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, निर्वाह करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि जब जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करता है कि जब पूरा का पूरा डिकम्पोजर को जब वो खाना, ये जो डिकम्पोज करना जब शुरू कर देता है, उपभोक्ता के जो मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने लगता है, और वहां पर क्या होता है कि ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया होती है जो कि जटिल कार्बनिक यौगिक से जो बना शरीर है उसको क्या करता है कि साधारण यौगिक में जो है वो बदल देता है, और वो अपघटित करने के साथ साथ यह यौगिक जो है वो पुनः जो है उत्पादक द्वारा, उत्पादक कौन था? प्रोड्यूसर। याद कीजिए जो शुरू में मैंने बताया था, पौधे जो है वो प्रोड्यूसर्स है, उनके द्वारा फिर से ये उपयोग कर लिए जाते हैं। आप जैसे आप मैन्योर डालते हैं या फिर आप अभी बहुत ही प्रचलित नाम है वर्मी कंपोस्ट, ये सारे चीजें जो आप डालते हैं तो वो क्या है कि वो फिर से उसका उपयोग करते हैं, और इस प्रकार जो है अपघटक जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में एक पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, पूरा का पूरा जो एक साइकिल है, उसको बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब आते हैं, ये तो था वो तो ऊपर वाला जो था वो जैविक घटक की बात कर रहे थे हम, और अब हम अजैविक घटक की बात करते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो अजैविक कारक पर्यावरण के निर्जीव रासायनिक और भौतिक भाग हैं, निर्जीव रासायनिक और भौतिक भाग हैं जो जीवित जीवों और पारस्परिक तंत्र के कामकाज को प्रभावित करते हैं। यानी पारस्परिक तंत्र के अजैविक घटकों में अनेक तरह के कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्वों के साथ साथ ऊर्जा भी होती है। यहाँ पर जो है वो ऊर्जा की बात की जा रही है कि अजैविक में ऊर्जा जो है वो सम्मिलित होती है, यानी रासायनिक भाग और भौतिक भाग दोनों जो है वो अजैविक कारक के निर्जीव का जो निर्जीव रासायनिक और भौतिक भाग है, और जीवों के पारस्परिक तंत्र के कामकाज को ये प्रभावित करती है। जो अकार्बनिक ये अबायोटिक फैक्टर जो है ये जीवों के जो परस्पर जो कार्य है उसको, कामकाज को प्रभावित करती है। अजैविक घटकों की वह मात्रा जो किसी समय एक स्थान पर पाई जाती है उसे निश्चित अवस्था कहते हैं, स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। यानी जो भी अजैविक घटकों की जो मात्रा किसी एकदम पर्टिकुलर जगह पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित मात्रा में पाई जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। अजैविक पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र में बराबर अजैविक से जैविक और जैविक से अजैविक घटकों में बदलते रहते हैं। ये थोड़ा सा हाईलाइटेड बिंदु है कि जो अजैविक पदार्थ है वो पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोसिस्टम में बराबर अजैविक से जैविक में और जैविक से अजैविक घटकों में जो है वो इसकी संक्रियाएं होती रहती है, ये बदलते रहते हैं। और साथ ही साथ इस क्रिया को क्या कहते हैं? खनिज चक्रीकरण, यानी मिनरल सर्कुलेशन जो है इसे कहते हैं, या बायोकेमिकल चक्र इसे कह सकते हैं, बायोकेमिकल साइकिल भी इसे कह सकते हैं आप। यानी जो अजैविक पदार्थ
को जैविक और अजैविक को फिर से जैविक में बदलना, ये जो प्रक्रिया होती है इसे बायोकेमिकल साइकिल या मिनरल सर्कुलेशन भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटकों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। जो अजैविक घटक जो हमने अभी ऊपर देखा, उस अजैविक घटक को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है अकार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व और जलवायु। अकार्बनिक तत्व में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सारे जो हैं वो अकार्बनिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। कार्बनिक तत्व में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस, ये सब सारे जो हैं वो कार्बनिक तत्व का पार्ट है। और प्रकाश, तापमान और वर्षा जो है ये सारे जलवायु के पार्ट हैं। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र के जो अजैविक घटकों को इन 3 भागों में विभक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं कि इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, प्लांट्स के जो वर्गीकरण है, पारिस्थितिकी के जो वर्गीकरण है, ये क्या होते हैं। अब जैसे बात करते हैं हम कि जलोद्भिद यानी हाइड्रोफाइट्स, जो प्लांट जो है वो पानी में या पानी पर जो उगता है उसे हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ये सारे शब्दावली जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है वो अक्सर उठते रहते हैं इससे। समोद्भिद मेसोफाइट्स, जो प्लांट को बहुत कम, मॉडरेट अमाउंट, माने बहुत ही ज़्यादा नहीं, जलोद्भिद को हमेशा पानी ही चाहिए, इसको मॉडरेट अमाउंट में पानी चाहिए, उसे हम मेसोफाइट्स कहते हैं, समोद्भिद कहते हैं। उसके बाद मरुद्भिद, अब इससे भी कम जहां पानी की जरूरत हो। इट हैज एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन एन एनवायरमेंट विथ लिटिल लिक्विड वाटर सच एज अ डेजर्ट और एन आइस और स्नो कन्वर्टेड रीजन इन द आल्प्स और द आर्कटिक रीजन। यानी बहुत कम पानी में जो डेजर्ट एरिया में या आइस या स्नो कन्वर्टेड रीजन, जो जैसे कि आल्प्स और आर्टिक जो है वो स्नो का पूरा वहाँ गढ़ माना जाता है, तो उस एरिया में जो पौधे होते हैं, मरुस्थलों में जो पौधे सर्वाइव करते हैं, जिन्हें पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, न्यून होती है, उसे हम मरुद्भिद कहते हैं, ज़ेरोफाइट्स कहते हैं उसे। मृदा में भौतिक शुष्कता वाले पौधे, जो कि भौतिक शुष्कता जो है उसमें पाए जाते हैं। फिजियोलॉजिकली ड्राई प्लांट्स इन सॉइल, ये भी एक क्लासिफिकेशन है प्लांट्स का, और साथ ही साथ मृदा में क्रियात्मक शुष्कता वाले पौधे, फंक्शनली ड्राई प्लांट्स इन सॉइल, तो ये भी एक उसके उदाहरण है, ये भी एक उसके क्लासिफिकेशन है, टाइप है पारिस्थितिकी वर्गीकरण के, जो पौधे के जो पारिस्थितिकी वर्गीकरण है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड प्लांट की, हम बात करते हैं यानी जो विशेषीकृत पौधे हैं ये क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ भी टर्मिनोलॉजी है कुछ, इसमें भी जो है वो आपको ध्यान देने वाली बात है। थोड़ा सा 1-2 बार अगर इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो तुरंत स्ट्राइक करते हैं, और साथ ही साथ स्ट्राइक करते हैं जैसे टर्म से भी पकड़ने की कोशिश कीजिए। मरुद्भिद, अब मरुस्थल से उसको जोड़कर रख सकते हैं, जलोद्भिद जल से जोड़कर रख सकते हैं, तो इस तरह से जो है वो आप टर्म को पकड़ सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि 4 ऑप्शंस में से आपको निकालने में कठिनाई नहीं होगी, तुरंत पकड़ में आ जाता है ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो कठिनाई हो सकती है, जो कि ये स्पेशलाइज्ड प्लांट में, जैसे एरिमोफाइट्स जो है वो रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले जो पौधे हैं उसे हम एरिमोफाइट्स कहते हैं। उसके साथ ही साथ लिथोफाइट्स, अब यहाँ भी है, देखिए लिथोफाइट्स, इसका भी टर्मिनोलॉजी है लिथो, इमेंस चट्टान, तो चट्टानों में उगने वाले पौधे जो है वो लिथोफाइट्स कहलाते हैं। सेमोफाइट्स, बालू में उगने वाले पौधे जो है वो सेमोफाइट्स कहलाएंगे। स्क्लेरोफाइट्स जो है वो काष्ठीय झाड़ीदार पौधे जो होते हैं, काष्ठीय झाड़ीदार पौधे जो बंच में होते हैं, उसे हम स्क्लेरोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स जो है अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे जो हैं वो हेलोफाइट्स कहलाता है। और ऑक्जिलोफाइट्स, अम्लीय मृदा में, जो जहाँ अम्लीय जिसकी मृदा जो है वो एसिडिक होगी, वहाँ पर उगने वाले पौधे जो हैं वो ऑक्जिलोफाइट्स जो है वो कहलाता है। साथ ही साथ हेलोफाइट्स जो है वो दलदल में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट्स कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फूड साइकिल एंड फूड वेब की, जो कि एक खाद्य का जो खाद्य
जाल जो होता है या खाद्य श्रृंखला जो होती है, फूड साइकिल या फूड चेन जिसे हम आप कह सकते हैं, ये है, इसकी हम बात करते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव अर्थात पौधे तथा जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, पहले से शुरू से ही बता रहे हैं। और ये जो आश्रय की जो प्रक्रिया है, जो आपस में जो चल रही होती है, दैट इज द साइकिल। और उसी में जो है वो इस परस्पर संबंध जो है वो आहार श्रृंखला जो है उसका निर्माण करता है, यानी एक को दूसरा खाता है, दूसरे को तीसरा खाता है, तीसरे को चौथा खाता है, चौथे को पांचवा खाता है, और फिर वो डिकम्पोस्ट होकर जो है वो पहले पर आ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को जो है वो फूड चेन कह सकते हैं या फूड साइकिल आप कह सकते हैं। एक तरह की ये पारस्परिक निर्भरता दिखाते हैं, यानी एक दूसरे पे हर निर्भर है। आप बात करें कि जैसे घास पे जो है वो हिरन निर्भर है, हिरन जो है हिरन पे जो है वो शेर निर्भर है, ठीक है। उसके बाद शेर का जो डिकम्पोस्ट हुआ, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब वो मर जाता है तो वो उसके बाद डिकम्पोज हो जाता है और उसके बाद फिर से जो है वो प्रोड्यूसर के पास आ जाता है। तो ये एक पूरा का पूरा जो है वो चेन चलता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो निर्भरता दिखलाता है। दैट इज कॉल्ड फूड साइकिल और फूड वेब की जब हम बात करते हैं। और यही जो है वो खाद्य ऊर्जा जो भक्षक और भक्ष्य जो है वो चलता रहता है। तो ये साथ ही साथ विभिन्न जीव पोषण स्तर पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और खाद्य श्रृंखलाएं या अन्य खाद्य श्रृंखलाओं से संबंध रखता है। इस प्रकार जो है एक फूड चेन जो है वो बन जाता है और फूड वेब भी बन जाता है। अब यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिख रही होगी, जिसमें कि आप देखिए कि यहाँ से हम शुरू करते हैं और यहाँ पर जो है ये प्रोड्यूसर है, और ये जो प्रोड्यूसर है वो कहीं ना कहीं आपको ग्रास के रूप में यहाँ दिख रहा है। उसके बाद सनलाइट से ये तो ले तो रहा है जरूर सारी की सारी चीज़ें, यहाँ पे हीट से खाना बना रहा है, पका रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ क्या काट रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में जो है वो ग्रास ऊपर जो है वो ग्रास को कंज्यूम कर रहा है। आफ्टर दैट सेकेंडरी कंज्यूमर के तौर पर कौन सा काम कर रहा है, जो अभी अभी हम लोगों ने बात की, फ्रॉग जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के तौर पर वर्क कर रहा है। ये फूड चेन है। और इसी में फिर आप देखिए टेरिटरी कंज्यूमर जो कि स्नेक जो है वो फ्रॉग को खा जा रहा है। उसके बाद जब फाइनल कंज्यूमर के रूप में जब थोड़ा सा वो आता है तो स्नेक को जो है वो उल्लू खा जा रहा है। उल्लू जो है वो चोंच मारकर उसको नोच कर मरने के बाद भी जो है वो उसको खा जाता है। उसके बाद फिर डिकम्पोजर्स आते हैं और फाइनली जो है फिर ये डिकम्पोजर्स जो है हमने जो कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो छोटे छोटे वो खत्म करते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं, यानी ये इसके मरने के बाद जो अपघटन होगा वो जो है वो डिकम्पोजर्स बनेंगे और फिर ये डिकम्पोजर्स जो है वो प्रोड्यूसर के रूप में आ जाएंगे। तो ये जो है पूरा का पूरा जो है वो फूड चेन है, फूड साइकिल है। इसी के ऊपर अभी हम बात कर रहे थे। दूसरा, अगर हम फूड वेब की अगर बात करें तो ये देखिए पूरा एक जाल सा बिछा हुआ आपको नजर आएगा फूड वेब में, जहाँ रैट भी है, पाइथन है, फ्रॉग है, ग्रास ऊपर है, कॉर्न है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, छोटे फूल हैं, फिर तितलियां हैं। तो ये सारे के सारे आप देखिए कि एक फूड वेब है, ये पूरा का पूरा एक दूसरे पर सभी आश्रित है। कभी ये उसको खाया, उधर से उधर ले लिया, उधर से वो एनर्जी ले लिया। तो ये पूरा का पूरा जो है वो फूड वेब जो है वो आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से एक भोजन का, भोज्य पदार्थ का एक जाल बिछा हुआ है और इसी जाल के हम प्राणी भी कहीं ना कहीं इसी का एक हिस्सा है। तो ये था आपका इकोसिस्टम और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और लाभकारी होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट की तैयारी करने में लाभकारी साबित होगा। अगले दूसरे टॉपिक के साथ फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।